अतीक का उदय और उसका आपराधिक साम्राज्य। तांगा चलाने वाले का बेटा अतीक अहमद मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से 300 एकड़ में अपना साम्राज्य बनाता है। प्रयागराज का कण कण इस बात का गवाह बनता गया कि वह सिर्फ एक माफिया नहीं था, बल्कि उसका नेटवर्क आईएसआई के साथ भी जुड़ता गया। फिल्म धुरंधर में एक छोटा सा किस्सा दिखाया गया था अतीक अहमद का, लेकिन अतीक के सच पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है जिसके हीरो रहेंगे योगी आदित्यनाथ। यह बात आज से करीब 40 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में माफियाओं का गैंग सक्रिय था। पूर्वांचल का गोरखपुर क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा था। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी का गैंग यूपी से लेकर बिहार तक सक्रिय हो गया था। उन्हीं दोनों श्री प्रकाश शुक्ला जैसे बेखौफ गैंगस्टर का जन्म हुआ। लेकिन इधर प्रयागराज में अतीक अलग तरीके से अपना साम्राज्य जमाने लगा था। कुछ सालों में अतीक अहमद का नाम इतना बड़ा हो गया कि उसे पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने अप्रोच किया। यहीं से शुरू होता है मदरसों और बुच्चड़ खानों के जरिए नकली नोटों का कारोबार। अतीक की पकड़ उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ केंद्र में गांधी परिवार तक भी थी। सियासत का संरक्षण और पुलिस की बेबसी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हो या कोई बड़ा नेता, हर कोई अतीक की काली परछाई से बचना चाहता था। राजनीतिक पार्टियों के लिए अतीक सुपारी मैन बन गया था, यानी हवाला कारोबार के जरिए पैसों का खेल उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान तक शुरू हो चुका था। अतीक की जांच ना तो सीबीआई कर पाई, ना ही ईडी कर पाई, ना ही यूपी पुलिस। मुलायम सिंह यादव के दौर में अतीक के खिलाफ कोई ठोस मुकदमा तैयार नहीं हो पाया। अतीक का मनोबल इतना बढ़ गया था कि साल 2007 में उसके भाई अशरफ और उसके साथियों ने मदरसे से 2 लड़कियों को उठा लिया। मदरसा कांड के बाद भी मुलायम सिंह यादव और अतीक के संबंध खत्म नहीं हुए। मदरसा कांड की फाइल योगी आदित्यनाथ ने साल 2021 में खोली। अतीक अहमद की आखिरी सियासी झलक 2014 में दिखी थी। उस वक्त अखिलेश यादव सीएम थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन भर रहे थे। दूसरी तरफ कानपुर से अतीक अहमद ने नामांकन भरा। ऐसा काफिला निकला कि कानपुर शहर का ट्रैफिक ही जाम हो गया था, थम गया था। कहा जाता है कि मुलायम के कहने पर उन दिनों कानपुर पुलिस ने अतीक के लिए कानून में छूट दी थी। अतीक को रोकने और पकड़ने वाला कोई ऑफिसर नहीं था, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ कोई आदेश ही नहीं निकलता था। प्रयागराज पुलिस से पूछताछ में अतीक ने खुद कबूल किया था कि हमें हथियारों की कोई कमी नहीं हो सकती, ना ही हमें कभी पैसों की कमी हो सकती है, क्योंकि हमारा सीधा संपर्क आईएसआई के साथ। यानी कि अतीक न सिर्फ माफिया था, बल्कि एक राष्ट्रद्रोही भी था, देशद्रोही भी था। फिर भी सरकार ने उसके खिलाफ कभी जांच नहीं करवाई, क्योंकि अतीक सियासत का मोहरा बन चुका था। योगी सरकार का एक्शन और अतीक के साम्राज्य का अंत। अजित डोभाल उस पौड़ी गढ़वाल के हैं जहां से योगी आते हैं। धुरंधर की कहानी को जोड़कर देखें तो साफ होता है कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में वे भी शामिल थे, क्योंकि पूर्वांचल में एक नेटवर्क ऐसा बन चुका था जिसे अगर नहीं तोड़ा जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। अतीक अहमद को एक बात का घमंड था कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अतीक को गुजरात से यूपी शिफ्ट करवाया। अतीक की अकड़ ढीली नहीं हुई थी। उसने योगी के सीएम रहते हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करवाई। उस हत्या में उसका बेटा भी हथियार चलाते हुए दिखा था। ये की पूरी ये जो कहानी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी उनके जो बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है। अतीक का साम्राज्य उसका परिवार ही चलाता था। उसका गैंग में जो मुख्य 10 लोग थे, उनमें से ज्यादातर उसके परिवार के लोग थे, इसलिए वह दूसरे माफियाओं की तुलना में ज्यादा ताकतवर और पहुंच वाला था। अतीक के नाम पर दर्जनों गैंग चलते थे, जिनका काम आम लोगों की जमीनों पर कब्जा करना होता था। जो नहीं मानता था उसे खुद मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह सब कुछ देश की न्यायपालिका को पता था, लेकिन न्यायपालिका की शाही भी अतीक के नाम के आगे सूख जाती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी ने पिछले 40 सालों में खौफ और सन्नाटा देखा था। मुलायम सिंह यादव की सरकार में अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाने वाली तस्वीर अतीक के नाम पर खूब शोर हुआ था, लेकिन जब योगी सरकार में उसकी हत्या हुई तो उस खामोशी को देश की जनता ने महसूस किया था। अतीक और उसके भाई अशरफ को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। अब आप सोचिए, यदि योगी आदित्यनाथ नहीं आते तो क्या हमारा कानून कभी अतीक के पापों का हिसाब कर पाता? बेटे की मौत और शाइस्ता परवीन का रहस्य। अब माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे एजान की सड़क हादसे में मौत होगी, आप सभी भली भांति जानते हैं। एक के बाद एक फिर से सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर जो फरार है वो कहाँ है, अभी कुछ नहीं पता। शाइस्ता पिछले करीब 3 साल से फरार है और पुलिस को अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जो उसके छोटे बेटे की मृत्यु हुई है, उसके जनाजे के मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही है कि जो लेडी डॉन इतने दिनों से फरार थी, वह अपने पति तथा बड़े बेटे के जनाजे में नहीं आई। क्या वह अपने छोटे बेटे को आखिरी बार देखने और उसे सुपर्दे खाक करने के लिए बुर्का पहनकर क्या कब्रिस्तान पहुंची थी? एहजान का जनाजा पूरा मुफ्ती के हटवा गांव से कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया गया। जनाजे के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और कब्रिस्तान के बाहर लगी पुलिस लगातार भीड़ को हटाती रही। आसपास भारी पुलिस भी तैनात थी।
एजान के दोनों बड़े भाइयों को जनाजे में शामिल होने की अनुमति इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिली थी। अदालत ने उनकी पैरोल कुछ निर्धारित शर्तों के साथ मंजूर की थी, जिसमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि दोनों भाई मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल से और अली अहमद नैनी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचे। उनके अलावा परिवार के अन्य करीबी रिश्तेदार भी जनाजे में पहुंचे। पुलिस तलाश रही है इन 3 बड़े सवालों को। जो सबसे छोटे बेटे के अतीक अहमद की जो मृत्यु हुई कार एक्सीडेंट में, तो पुलिस इन 3 सवालों को, जो सबसे बड़े सवाल, उनको ढूंढ रही है, जवाब ढूंढ रही है उनका। पहला, सफेद क्रेटा कार का असली मालिक कौन है? जांच में सामने आया कि जिस सफेद क्रेटा कार से दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ वह प्रयागराज के मोहम्मद जैद के नाम पर दर्ज है। हादसे के वक्त मोहम्मद जैद ही चला रहा था। पुलिस यह पता लगा रही कि उसका अतीक के परिवार से क्या संबंध है, कार पर आर्मी क्यों लिखा था और चालानों का सच क्या है। पुलिस जांच में पता चला कि इस कार पर फर्जी तरीके से आर्मी लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, इस गाड़ी पर पहले से कुल 16 चालान दर्ज थे, जिनमें 8 चालान तो जमा हो चुके थे, लेकिन 8 चालान पेंडिंग थे। पुलिस जांच कर रही है कि नियम तोड़कर चलाई जा रही इस कार का इस्तेमाल किस मकसद से हो रहा था। अगला सवाल, क्या शाइस्ता परवीन जनाजे में आई थी, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। तीसरा और सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने पहुंची थी। यदि नहीं पहुंची तो काला बुर्का पहने हुए वह संदिग्ध महिला कौन थी। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में फरार है। उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। वह न तो अपने पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के जनाजे में आई और न ही अपने बेटे असद के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। अक्सर परिवार के किसी सदस्य के जनाजे के दौरान जब भी कोई महिला भीड़ में दिखती है तो उसके शाइस्ता परवीन होने की अफवाह तेजी से फैल जाती है, लेकिन आमतौर पर वे स्थानीय महिलाएं या परिवार की अन्य रिश्तेदार होती हैं। अब एजान की मौत अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम बन गई। सड़क हादसे में छोटे बेटे की मौत, जेल में बंद भाइयों को पैरोल पर जनाजे में पहुंचना और शाइस्ता परवीन के रहस्यमयी गैर मौजूदगी, इन घटनाओं ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।